हेलो, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था ताप क्या होता है, हीट क्या होता है, उनके मात्रक क्या होते हैं, उसको पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो देखो, विशिष्ट ऊष्मा क्या है। किसी भी पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। देखो, अगर कोई पदार्थ ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ, उसको सुनते रहो, बस ईयरफोन लगाओ कान में, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट मोड में डाल के उसको सुनो। देखो, किसी भी पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा वो ऊष्मा होती है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। फिर से सुनो। देखो, किसी पदार्थ के लिए उसकी विशिष्ट ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कोई पदार्थ आपको दे दें, लोहा, ठीक है, लोहे में से 1 ग्राम आप ले लो, कट कर लो, कैसे भी करके 1 ग्राम कट कर लिए। अब उसका तापमान किसी भी सोर्स से कैसे भी गर्म करके उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ। जब उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे 1 ग्राम लोहे के टुकड़े का, तो उसको मेज़र करोगे, भैया कितना हीट जा रहा है, 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल। तो जितना हीट वो ले रहा है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, वो 1 ग्राम लोहे का टुकड़ा, तो उसे ही क्या बोलोगे बेटा, उसे ही आप बोलोगे क्या, उस लोहे के लिए विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब इसका डेफिनेशन देखो। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान व ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ, जो ऊष्मा दे रहे हो, भैया बड़ा पिंड है तो उसको ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। और छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या होगा, कम देना पड़ेगा आपको हीट। अगर छोटा लोहा का टुकड़ा है भैया, तो उसको हीट दोगे तो क्या होगा, कम हीट दोगे तो ही तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा टुकड़ा है तो उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तब तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखो, होता ये है, अब यहाँ टू द पॉइंट बात करते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब देखो, ये मैंने समझा दिया, बिल्कुल आप इसे ऐसे लिख भी सकते हो एग्जाम में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो यूनिट होती है ना किसी भी क्वांटिटी की, वो आपको आना जरूरी है। तो देखो, विशिष्ट ऊष्मा की जो मात्रक है वो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, याद रखना। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखो, एक रिलेशन हमारे पास होता है, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा और तापमान में वृद्धि में एक रिलेशन होता है। देखो ये है, ठीक। अब ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन दिखा रहा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम इंटू डेल्टा टी। सी क्या है यहाँ पे, विशिष्ट ऊष्मा। सी क्या है बेटा, विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ पे सी क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। देखो ये दिख रहा है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम इंटू डेल्टा टी। सी क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। एम क्या है, उस पदार्थ का द्रव्यमान। डेल्टा क्या है, डेल्टा टी क्या है, उसके ताप में वृद्धि। तो अगर डेल्टा क्यू निकालते हो दी गई ऊष्मा, तो दी गई ऊष्मा बराबर होता है विशिष्ट ऊष्मा गुणे द्रव्यमान गुणे तापमान में वृद्धि। ये रिलेशन हमारा होता है। तो यहाँ से अगर सी को इधर ही रहने दो और एम और डेल्टा टी को उधर ट्रांसफ़र करो, तो हमारे पास एक ये रिलेशन मिल के आएगा। और इसमें यूनिट अगर देखोगे, यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट ऐसे निकालते हैं, सी की यूनिट बराबर डेल्टा क्यू की यूनिट। डेल्टा की है तापमान है, तापमान सॉरी डेल्टा क्यू क्या है, ऊष्मा है, ऊष्मा क्या है, एनर्जी। एनर्जी को कैसे मेज़र करते हैं, या तो जूल में मेज़र कर लो, ऊष्मा है तो जूल में भी मेज़र कर सकते हो, या तो फिर आप लोग कैलोरी में भी मेज़र कर सकते हो। नीचे द्रव्यमान है, इसको ग्राम में भी मेज़र कर सकते हो या किलोग्राम में भी मेज़र कर सकते हो। डेल्टा टी है, इसको डिफरेंट टाइप में मेज़र कर सकते हो, या तो डिग्री केल्विन में मेज़र कर लो, डिग्री सेल्सियस में कर लो, फ़ारेनहाइट में कर लो, र्यूमर में कर लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। नॉर्मली मैं जूल लेके चलता हूँ। तो डेल्टा क्यू का मात्रा क्या है, जूल, ठीक, बटे में एम का मात्रा क्या है, किलोग्राम ले लो भाई मेज़र कर रहे हो तो। और तापमान को डिग्री सेल्सियस में नॉर्मली मेज़र करते हैं। तो यूनिट हमारे पास आ गया विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है। तो इसके डिफरेंट यूनिट्स आप लोग निकाल सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैसे निकालते हैं और क्या क्या यूनिट हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहा है आपके सामने, विशिष्ट ऊष्मा, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये शायद कम लोगों ने ध्यान दिया हो। मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है,
क्या बेटा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। अब इसको समझा रहा हूँ, देखो मोलर विशिष्ट ऊष्मा या ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, अब देखो मोल्स, पहले बताओ मोल क्या होता है, मोल को कैसे कैलकुलेट करोगे, कि मैं कहूँ कि इस पदार्थ का कितना मोल है आपके पास। देखो किसी भी पदार्थ का मोल निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। वो फॉर्मूला है बेटा, देखो वो फॉर्मूला है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का क्या, द्रव्यमान। ठीक, पदार्थ का द्रव्यमान बटा में उसका अणुभार, उसका अणुभार। ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में उसका अणुभार। अब देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, मोलों की संख्या बराबर है पदार्थ का द्रव्यमान, ग्राम में होगा, और अपॉन में अणुभार। अब इसको समझो कैसे निकलेगा। मान लो हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास हाइड्रोजन गैस 10 ग्राम है, हमारे पास कितना है 10 ग्राम, मेरे पास हाइड्रोजन गैस 10 ग्राम है, तो इसका मोलों की संख्या निकालो। तो मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका अमाउंट द्रव्यमान मुझे पता है ग्राम में कि 10 ग्राम है। ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना है हमारे पास 10 ग्राम है, और इसका जो अणु होता है वो H2 के फॉर्म में घूमता है। अणु किस फॉर्म में, हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं घूमता है बेटा, हाइड्रोजन का जो अणु है, मॉलिक्यूल है, वो H2 के फॉर्म में बेटा घूमता है, H2 के फॉर्म में बेटा ये घूमता है, समझ में आया, H2 के फॉर्म में ये घूमता है। जब H2 के फॉर्म में घूम रहा है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, H2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2, मतलब अणुभार, एक अणु का भार कितना है 2। तो ठीक है, अणुभार हमें पता चल गया कितना 2 पता चला बेटा ना, और द्रव्यमान कितना है इसका 10, कितना है बेटा देखो 10 है। तो जब मोलों की संख्या निकालोगे N=2, तो 10 ग्राम अपॉन में अणुभार 2, 5, मतलब मोलों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 5, मतलब हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी आ गई बेटा 5। तो समझ में आया कैसे कैलकुलेट करोगे मोलों की संख्या, जो द्रव्यमान है अपॉन में अणुभार, उसका एक अणु का जो भार है वो। चलो सिंपल सी बात है। विशिष्ट ऊष्मा आपने समझा कि किसी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उसी प्रकार से अगर कोई पूछे मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो आप बताओगे किसी 1 मोल, अब देखो 1 ग्राम नहीं बोला मैंने बोला 1 मोल। अब मोल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो मैंने आपको बताया। किसी 1 मोल पदार्थ का ताप, किसी 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही उस पदार्थ के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। फिर से सुनो, किसी पदार्थ के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है। देखो ये विशिष्ट ऊष्मा का, मोलर विशिष्ट ऊष्मा के लिए यहाँ पर कंपैरिजन के लिए मैंने दिखाया है, ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा के लिए है और ये नॉर्मल विशिष्ट ऊष्मा के लिए है। तो यहाँ पे देखो 1 ग्राम m क्या है 1 ग्राम का है, डेल्टा टी क्या है 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे n क्या है मोलों की संख्या कितना मोल है, और डेल्टा टी क्या है यहाँ पे टेम्परेचर, डेल्टा क्यू है हीट की मात्रा, यहाँ भी डेल्टा क्यू क्या है हीट की मात्रा है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे n और m में, ठीक है, n क्या है मोलों की संख्या, m क्या है द्रव्यमान। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और n निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, n इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, द्रव्यमान अपॉन में अणुभार से। ठीक, बस यही डिफरेंस है। अब देखो जो हमारा रिलेशन आता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा और नॉर्मल विशिष्ट ऊष्मा में, वो ये है कि जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है वो बराबर होता है अणुभार गुणे विशिष्ट ऊष्मा के। ठीक है, किसी भी पदार्थ का मोलर विशिष्ट ऊष्मा अगर आपको निकालना है तो वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा बराबर होगा उस पदार्थ के अणुभार गुणे उस पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा के, नॉर्मल विशिष्ट ऊष्मा के। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ इजी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं के बारे में देखते हैं। देखो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बेसिकली हम उसी की तरफ बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि हमको हीट सिस्टम को समझना है। जो हमारे पास बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको समझेंगे। तो इसमें 2 तरीके की गुप्त ऊष्माएँ आती हैं, 2 तरीके की विशिष्ट ऊष्माएँ आती हैं। किसी भी गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा 2 तरीके की होती है। एक होती है स्थिर दाब पर, कि उस गैस का दाब जो है स्थिर रख दें,
10 पास्कल उसका दाब है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस 10 पास्कल उसका दाब होगा। उस तरीके से उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है। और दूसरी बात स्थिर आयतन पर, कि किसी गैस का आयतन मैं फिक्स कर दूँ, एकदम क्लोज कर दूँ आयतन, तब उसका विशिष्ट ऊष्मा देखूँ, ठीक, तो वो क्या आती है, तो वो डिफरेंट आती है। स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर उसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा में अंतर आता है। तो ये दो तरीके की विशिष्ट ऊष्माएँ होती हैं, इन दोनों चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए धन्यवाद। आई थिंक आपको ये जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो अच्छे से देखें, और अगर आपके फ्रेंड्स हो आस-पास तो उनको आप भी पढ़ा सकते हो पढ़ के, या फिर ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। वेल अभी हो तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टडीज़ को कंटिन्यू रखो, किसी भी रिसोर्स से कंटिन्यू रखो, कहीं से भी आप पढ़ो लेकिन पढ़ो। और सबसे बड़ी बात कि अपने हेल्थ को मेंटेन रखो, फैमिली की हेल्थ को मेंटेन रखो। जब अपनी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन रखोगे तो हमारे कंट्री का जो हेल्थ है ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, बाय।